नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं तूफान मेल का चौथा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए तूफान मेल का चौथा भाग शुरू करते हैं। भूमि काफी देर तक मीनल का इंतजार करती रही और जैसे ही मीनल आई दोनों मंदिर के अंदर गई और अपने हाथ में प्रसाद को लेकर के उसने मंदिर के पुजारी जी को भगवान का भोग लगाने के लिए दे दिया। आरती का समय हो गया था। पुजारी जी ने भूमि और मीनल के हाथ से प्रसाद ले करके मंदिर का पर्दा लगा दिया और भगवान जी का भोग लगाने लगे। घंटे घड़ियाल शंख के साथ आरती गाने की आवाज़ जोर जोर से गूंजने लगी। भूमि और मीनल के साथ साथ बहुत सारे लोग आरती गा रहे थे और भगवान जी के मूर्ति के सामने खड़े थे और मंदिर का पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। संयोग बस उसी टाइम आरव भी सालनी का दिया हुआ थैला लेकर के पहुंच गया और पुजारी जी को खोजने लगा, लेकिन पुजारी जी अंदर भोग लगाने में व्यस्त थे। मजबूरन उसे उन्हीं भीड़ में खड़े होकर के पुजारी जी के आरती खत्म कर लेने का इंतजार करना पड़ा। मंदिर का वातावरण ऐसा था कि सब हाथ जोड़े आरती गाने में व्यस्त थे और सब भाव विभोर हो करके आरती कर रहे थे। आरव का भी हाथ अनायास ही जुड़ गया और वह भी हाथ जोड़े खड़ा हो गया। आरव के ठीक बगल थोड़ा आगे भूमि खड़ी थी, लेकिन ना तो आरव को भूमि के बारे में पता चल रहा था, ना ही भूमि ने पीछे मुड़ करके आरव को देखा। भूमि ने खैर आरव को देखा ही नहीं, लेकिन आरव भी भूमि को इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि भूमि ने अपने सिर को दुपट्टे से ढक रखा था। थोड़ी देर बाद मंदिर का पट खुला और पुजारी जी हाथ में प्रसाद लेकर के आए और एक तरफ से सबको प्रसाद बांटने लगे। साथ ही साथ सबको तिलक भी करते जा रहे थे। सब लोग पुजारी जी को प्रणाम कर रहे थे और पुजारी जी आशीर्वाद देते हुए जा रहे थे। पुजारी जी को देख करके भूमिका ने पुजारी जी के चरण स्पर्श किए। ठीक उसी वक्त आरव भी पंडित जी के चरण स्पर्श को झुका और पंडित जी ने एक के बाद एक दोनों को प्रसाद दिया और यशस्वी भवा और सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद दिया। चूंकि भूमि और आरव एक दूसरे के लगभग बगल में ही खड़े थे, इसीलिए पुजारी जी को भ्रम हो गया कि ये दोनों पति पत्नी हैं। आरव ने सुना तो चौंक गया, भूमि भी चौंक गई और साथ ही साथ मीनल भी। अनायास ही मीनल ने घूम करके उस तरफ देख लिया जहां आरव खड़ा था और आरव को देखते ही उसके आंखों में खौफ सिमट आया। आरव के चेहरे पर नजरें पड़ते ही मीनल के होश गुम हो गए। वह घबरा गई और जल्दी से उसने भूमि का हाथ पकड़ करके खींच लिया और लोगों की भीड़ में गुम कर दिया। आरव ने तुरंत पलट करके देखा, लेकिन इतनी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ भूमि के दुपट्टे और कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं दिख पाया। मीनल भूमि को वहां से निकाल करके सीधा किनारे ले गई। वह बुरी तरीके से घबराई हुई थी और हाँफ रही थी। क्या हुआ मीनल, ऐसे क्यों मंदिर से खींच करके ले आई? अरे भगवान को प्रणाम तो करने देती। भूमि बोली, प्रणाम? तुम्हें प्रणाम की पड़ी है? अगर वहां रुकती तो पहले ही दिन तुम्हारी नौकरी जाने का खतरा पैदा हो जाता। मीनल ने घबरा करके कहा। क्यों, ऐसा क्या था वहां? भूमि की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे वो खड़ूस वही था, बिल्कुल तुम्हारे बगल में। वो तो अच्छा हुआ मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मैं तुम्हें जल्दी से खींच लाई, वरना तो आज हम दोनों की बैंड बजनी तय थी, मीनल ने कहा। भूमि ने कुछ नहीं कहा, वह बस एक टक आंखें फाड़े मीनल को देख रही थी। अब देख क्या रही हो, जल्दी चलो ऑफिस। उसके पहुंचने से पहले हमें ऑफिस पहुंचना है। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये भी मंदिर आएगा, वरना मैं आती ही नहीं। मेरे हाथ पांव अब तक कांप रहे हैं। अगर उसने हम दोनों को देख लिया होता तो आज इसकी झाड़ सुननी तय थी। अब चल, वरना कब उसका मिजाज बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। मीनल बुरी तरीके से घबराई हुई थी। उसने सहमते हुए कहा, अरे
इतना क्यों डर रही हो? मंदिर ही तो आए हैं, वो भी तो आया है, कोई चोरी थोड़े ना कर रहे हैं। अब क्या मंदिर आने में भी कोई उसको प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लगता है तुम सर से जरूरत से ज्यादा डरती हो। भूमि ने मुंह बिचका करके कहा। भूमि, तुम उसे जानती नहीं हो, इसी के लिए ऐसा बोल रही हो। किसी दिन उसके चक्कर में फंसोगी तब पता चलेगा। वैसे एक बात तो ठीक कहा तुमने, मुझे लगता है ये उतना भी खड़ूस नहीं है, वैसा नहीं है जैसा बन करके रहता है। मुझे लगता है कि सिर्फ ऊपर से ही अकड़ू होने का दिखावा करता है, अंदर से कुछ और है, वरना मंदिर क्यों आता? मीनल ने कहा। मीनल, अब छोड़ो भी, चलो ऑफिस चलो, मैं पहले ही दिन ऑफिस में लेट नहीं होना चाहती, भूमि ने कोप्त से कहा। और फिर दोनों ऑटो रिक्शा से कंपनी की तरफ रवाना हो गई। ऑफिस पहुंच करके मीनल ने भूमि से सबका परिचय करवाया और फिर एचआर डिपार्टमेंट में जा करके प्रदीप सर को रिकमेंडेशन दे करके भूमि को ज्वाइनिंग लेटर बनवाया और भूमिका का उसका काम समझाने लगी। जैसे जैसे मीनल उसे बताती जाती, भूमि वैसे वैसे काम समझती जाती। बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करने के लिए बैनर, पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग्स का क्रिएटिव और इम्प्रेसिव डिजाइन तैयार करने थे, जो दूर से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें और उसका स्टाइल और कलर कॉम्बिनेशन इतना यूनिक हो कि एडवर्टाइजिंग करने के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। भूमिका को ज्वाइनिंग किए 1 हफ्ता हो गए, वह पूरी टैलेंट से अपना काम कर रही थी। ऑफिस का माहौल काफ़ी ठीक था, हालांकि उसे काम करते हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक कभी आरव से सामना आमना नहीं हुआ उसका। मीनल ने भूमि को इतना डरा दिया था कि वह आरव के पास जाना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं फटकती थी। और शायद इसी वजह से अभी तक आरव से उसकी मुलाकात नहीं हुई। और तो और उसे अभी तक आरव का नाम भी नहीं पता था, क्योंकि कोई भी उसे नाम लेकर के नहीं बुलाता था। मीनल तो उसे अकड़ू, खड़ूस, सड़ू कह करके बुलाती थी और बाकी सारे लोग इसी वजह से भूमि को आज तक आरव का नाम ही नहीं पता था। ऐसे ही रोज की तरह भूमि ऑफिस पहुंची। आज वह थोड़ा सा लेट हो गई थी। वजह थी कि उसे अपने पापा को दिखाने डॉक्टर के पास जाना था। वह भागते भागते ऑफिस पहुंची और अपनी सीट पर बैठी। हाय मीनल, भूमि ने मुस्कुरा करके कहा। हाय भूमि, मीनल ने उदास होकर के जवाब दिया। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सर ने फिर आज कुछ सुना दिया क्या? भूमि ने मीनल का उतरा हुआ चेहरा देखा तो अंदाजा लगा लिया। हाँ यार, ये नौकरी ना बड़ी खराब होती है, गलती किसी की भी सुननी सबको पड़ती है। मीनल ने मुंह बना करके कहा। क्या हुआ, किसने क्या गलती कर दी? भूमि ने ऐसे ही उत्सुकता से पूछ लिया। यार भूमि, क्या बताऊं, छोड़ना, तुम क्या करोगी जान करके। आज का दिन ही खराब है, सुबह सुबह सबको सुनने को मिली है। तुम्हारी किस्मत ठीक थी जो आज तुम हाफ टाइम बाद आई, वरना आज तुम भी लपेटे में आ जाती, मीनल ने कहा। क्यों, सबको क्यों सुनने को मिली? भूमि की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। अरे यार, एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक टेंडर भरा था प्रदीप सर ने। अगर वो टेंडर हमारी कंपनी को मिल जाता तो सर का लाखों करोड़ों का फायदा होता। अपने सर को उम्मीद थी कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हें ही मिलेगा, क्योंकि उसके मैनेजर से प्रदीप सर की और बड़े सर की अच्छी खासी जान पहचान थी। और तो और हमारी कंपनी ने पहले भी उस कंपनी के प्रोजेक्ट किए थे, लेकिन अचानक से उस कंपनी में कोई इशू हो गया और मैनेजमेंट चेंज हो गया और कंपनी ने उस मैनेजर को निकाल दिया जिससे प्रदीप सर की सेटिंग थी। और इसी वजह से उसके सारे पास किए गए टेंडर और सारे प्रोजेक्ट को कंपनी ने कैंसिल कर दिया और उसी से हमारी कंपनी का वह टेंडर भी फंस गया। अब जो नया मैनेजर आया है उससे कांटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं है, इसी वजह से सबका मूड बहुत उखड़ा हुआ है। बड़े सर ने तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खड़ूस, उसने तो सुबह सुबह ही सबकी बैंड बजा दी। ना जाने क्यों हर वक्त इतना खुंदक में रहता है। मीनल ने मुंह बना करके कहा। क्यों, मैनेजमेंट क्यों चेंज हो गया, क्या तुम्हें पता है मीनल? भूमि ने पूछा। बहुत ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत पता
किया तो पता चला कि उसकी कंपनी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, क्योंकि वो मैनेजर वहां काम करने वाली लड़कियों को हैरेस करता था और वहां काम करने वाली कई लड़कियों ने लिखित रूप से उसके खिलाफ कंप्लेन भी किया था। और तो और 1 हफ्ते पहले तो किसी लड़की ने पूरे स्टाफ के सामने उसे बुरी तरीके मारा था, मीनल ने बताया। क्या नाम बताया कंपनी का तुमने? भूमिका चौंक गई। इतना डिटेल में मुझे नहीं मालूम है, मुझे जितना पता था मैंने तुम्हें बता दिया। अब चुपचाप काम कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि उस खड़ूस को पता चल जाए और हम दोनों को फिर से सुनने को मिले। भूमिका काम तो कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग मीनल की बातों में ही अटका हुआ था। ना जाने उसे क्यों लग रहा था कि हो ना हो उसकी पुरानी कंपनी का ही मैटर है। जब उसका ऑफिस ऑफ हुआ तो वह बाहर निकली और फिर उसने अपने पुराने कंपनी के एक दोस्त को, जो उसका सीनियर भी था, को कॉल किया। हेलो सर, मैं भूमिका ने कहा। हेलो, अरे भूमिका तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? भूमिका ने पूछा। बस बढ़िया है भूमिका, तुम्हारे जाने के बाद से ही यहाँ पर भूकंप आया है। तुमने तो डेयरिंग दिखाई थी, इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों के अंदर हिम्मत आ गई और नितिन के खिलाफ कंप्लेन कर दिया और फिर कंपनी ने नितिन को लात मार करके कंपनी से बाहर कर दिया और उसकी जगह पर माथुर सर को नया जनरल मैनेजर बनाया गया है। भूमिका की बाँछें खिल गई। उसे पूरा यकीन हो गया कि मीनल जिसकी बात कर रही थी वो कोई और नहीं, उसी की पुरानी कंपनी थी जहां वो काम करती थी। भूमिका, तुम चाहो तो वापस आ सकती हो, तुम्हारी पोस्ट अब भी खाली है और अब तो नितिन भी नहीं है। उधर से आवाज आई। नहीं सर, अब मैंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है, भूमिका ने शराफत से मना करते हुए कहा। ओह ओके, अब ज्वाइन कर लिया तब कोई बात ही नहीं है। सर, मुझे आपसे एक काम था, अगर आप मेरा फेवर कर दे तो? भूमिका ने पूछा। बोलो क्या बात है? अगर मेरे बस का हुआ तो मैं जरूर करूँगा, सामने वाले ने कहा। सर, जो एग्जीबिशन लगने वाला था उसका टेंडर मेरी इस कंपनी ने ही भरा था। अभी जहां मैं जॉब कर रही हूं, मेरे बॉस कि नितिन के साथ मीटिंग भी हो चुकी थी शायद, लेकिन मैंने सुना है कि नितिन ने अप्रूव किए गए सारे प्रोजेक्ट कंपनी ने कैंसिल कर दिए। इसी वजह से मेरे इस कंपनी का टेंडर भी फंस गया है और अब इनके पास, आप लोगों के पास कांटेक्ट करने का कोई सोर्स नहीं है। तो सर, मेरे बॉस की एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिए माथुर सर से, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर, ये लोग बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं, कंपनी को इनसे फायदा होगा, मैं पर्सनली गारंटी लेती हूँ, भूमिका ने कहा। भूमि, तुम जानती हो माथुर सर को, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। मैं तुम्हें उनका नंबर देता हूँ, तुम उनसे बात कर लेना। अब तो तुम्हें सारी कंपनी जानती है, तुमने काम ही ऐसा किया है कि तुम इस कंपनी की सुपरस्टार हो गई हो। वैसे भी माथुर सर तुम्हारा फेवर जरूर करेंगे, कहीं ना कहीं तुम्हारी ही बदौलत उन्हें इतनी बड़ी कंपनी का जनरल मैनेजर की पोस्ट मिली है। क्या सर, आप भी? मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे ठीक लगा, भूमिका ने झेंपते हुए कहा। भूमिका, तुम्हें नहीं मालूम है, नितिन ने पहले भी ऐसे काम किए थे, लेकिन सब तुम्हारी तरह बहादुर नहीं थे। तुमने बहुत ही अच्छा जवाब दिया नितिन को, इससे ना जाने कितनी लड़कियों को ताकत मिलेगी और तुम्हारी ही बदौलत और भी लड़कियों का हौसला मिला जिनके साथ इस आदमी ने बदतमीजी की थी, सामने वाले ने कहा। थैंक यू सर। फिर ठीक है सर, आप मुझे माथुर सर का नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगी, भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हें नंबर भेज देता हूँ। भूमिका वहां से निकल करके सीधा आरव के घर गई और बेल बजाया। थोड़ी देर बाद घर की काम वाली ने दरवाजा खोला। जी मैडम, क्या काम है? भाभी हैं क्या? भूमिका ने पूछा। हाँ मेम साहब, आप कौन? काम वाली ने पूछा। मेरा नाम भूमिका है, भाभी से कुछ जरूरी बात करनी है। आप उनको जा करके मेरा नाम बता दीजिए और बोलिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, भूमिका ने कहा। आप रुको, मैं आती हूँ, काम वाली ने कहा और अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद शालिनी खुद बाहर आई और भूमिका को देख करके खुश होते हुए बोली, अरे भूमिका, आप अचानक से मुझसे मिलने आई? आओ आओ, अंदर आओ। रमा,
जाओ पानी लेकर के आओ। भूमिका को देख करके शालिनी बहुत खुश हो गई थी। वह भूमिका को प्यार से पकड़ करके प्यार से अंदर ले गई। और कैसी हो? शालिनी ने पूछा। मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? भूमिका ने झिझकते हुए कहा। मैम, भाभी से सीधा मैम। शालिनी ने बुरा सा मुंह बनाया। भूमिका झेप गई और उसने अपना मुंह बिचकाया और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं ओ बस ऐसे ही, सॉरी। अच्छा, अब सॉरी भी? शालिनी ने एक बार फिर अपनी भवें चढ़ाई। भूमिका ने कातर नजरों से शालिनी को देखा। शालिनी खिलखिला करके हंस पड़ी और भूमिका को देख करके बोली, अरे घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रही थी। और बताओ सब कैसा चल रहा है? ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। और आरव, उसका क्या हाल है? भाभी ने पूछा। आरव का नाम सुन करके भूमिका उछल पड़ी। कौन आरव? आप किसकी बात कर रही हैं? भूमिका ने चौंकते हुए कहा। अरे आप आरव को नहीं जानती? भाभी ने हैरान होकर के पूछा। आई एम सॉरी, सच में मुझे नहीं पता कि आरव कौन? भूमिका बोली। कमाल है, एक हफ्ते हो गया आपको ऑफिस जाते हुए, अभी आपकी मुलाकात आरव से नहीं हुई है? क्यों, कभी आपने ऑफिस में बुलाया नहीं क्या? शालिनी हैरानी से बोली। नहीं भाभी, अभी तक ऑफिस में कोई काम ही नहीं पड़ा। फिर मीनल बोल रही थी कि सर बहुत गुस्से वाले हैं और अगर कोई लड़की बिना वजह उनके पास या उनके आसपास जाती है तो गुस्सा करने लगते हैं। इसी वजह से मैं खुद ही ऑफिस नहीं जाती क्योंकि वहां पर सर बैठे होंगे, भूमिका ने मासूमियत से कहा। शालिनी खिलखिला करके हंस पड़ी और बोली, वाह क्या बात है, आपका भी जवाब नहीं है। अरे बुद्धू, वो भले ही खड़ूस और सड़ा सा रहता है लेकिन आपसे कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। ये आपका सर है ना, ऊपर से भले कितना नापसंद और नफरत दिखा दे, अंदर से मोम है। मुझे हैरानी हो रही है कि अभी तक तुम दोनों का सामना आमना नहीं हुआ है। खैर छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ? शालिनी ने पूछा। भाभी, आज मीनल बता रही थी कि सर का मूड ठीक नहीं है क्योंकि किसी कंपनी का टेंडर कैंसिल हो गया है जिसमें काफ़ी फायदा होने की संभावना थी। इसी वजह से सर बड़े टेंशन में थे क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद ये थी कि प्रोजेक्ट उन्हें मिल जाएगा। भूमिका ने गंभीरता से कहा। अरे भूमि, ये ऑफिस का टेंशन ना ऑफिस में ही ठीक है। भगवान ने जितना नसीब में लिखा होगा मिलेगा, काम तो मिलेगा भी और छूटेगा भी। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? टेंशन लेने से क्या मिल जाएगा? शालिनी भाभी ने कहा। नहीं भाभी, बात वो नहीं है, दरअसल बात यह है कि मीनल बता रही थी कि वो जो नए मैनेजर आए हैं उस कंपनी में उनसे कांटेक्ट करने का कोई सोर्स सर के पास नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा परेशान है, तो इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, भूमिका ने कहा। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? शालिनी ने हैरानी से कहा। दरअसल मैं उस कंपनी में काम करती थी, इसी वजह से मेरे पास कई सारे लोगों के कांटेक्ट हैं। तो अगर सर चाहते तो मैं बात करके एक मीटिंग फिक्स करवा सकती हूँ। अगर एक बार फिर से नए सिरे से अपने डिजाइन्स और कोटेशन को दिखा करके मीटिंग करें तो क्या पता हमें वो प्रोजेक्ट मिल जाए। भूमिका ने अपने आने का असली मकसद बताया। तो ये बात है, आपने उसको बताई क्यों नहीं? शालिनी ने हैरानी से कहा। भाभी, ओ मीनल कह रही थी कि सर बहुत गुस्से वाले हैं और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई लड़की बिना वजह उनके ऑफिस में आए। मुझे ज्वाइन किए सिर्फ एक हफ्ते हुए हैं, मैं अभी सर को उतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की और इसी वजह से उनके पास ना जा कर के आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मैं अपनी बात आपसे बेटर तरीके से कह पाऊंगी और अगर मेरी वजह से कंपनी का लाखों का फायदा हो जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी, भूमिका ने कहा। ठीक है, मैं आज ही प्रदीप से बात करती हूँ, आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं प्रदीप को दे दूंगी। अगर जरूरी लगा तो वो आपसे बात भी कर लेंगे। वैसे एक बात बताऊं भूमि, आप ना आरव से मत घबराओ, वो उतना भी बुरा नहीं है, बस उसने ये खड़ूस होने का लबादा ओढ़ रखा है। आप जब उससे मिलेंगी और उसे समझेंगी, उससे बात करेंगी तो उसकी नाराजगी की वजह भी समझ जाएंगी। इस तरह अगर एक ही ऑफिस में रह करके आप दोनों मिलोगे नहीं तो आप दोनों की गलतफहमियां कैसे दूर होंगी? शालिनी भाभी ने कहा। जी भाभी जी, मैं अपना
बेस्ट ट्राई करूंगी, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। मेरी एक ना एक दिन तो सर से मुलाकात होनी ही है, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं उनसे मिलने के लिए, भूमिका ने कहा। ओके भूमि, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा तो यही कहना है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके दोनों आपस में बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कर लो, जिसकी वजह से आप दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो, शालिनी भाभी ने कहा। इसके बाद काफी देर तक भाभी भूमिका से बात करती रही। भूमिका बार बार जाने की जिद करती, लेकिन शालिनी भाभी किसी ना किसी बहाने से उसे रोक लेती। जब बहुत देर हो गई तो भूमिका अपने पापा का हवाला दे करके अपने घर की तरफ चल पड़ी। शाम को जब प्रदीप और शालिनी मिले तो शालिनी ने देखा कि प्रदीप का चेहरा उतरा हुआ था और वह उदास लग रहा था। आरव और पापा जी भी जब घर आए तो वो भी थोड़े परेशान थे। काफी देर तक तीनों ड्राइंग रूम में बैठ करके डिस्कशन करते रहे। शालिनी ने पानी ला करके दिया और फिर अपने काम में लग गए। शालिनी प्रदीप के और उसके उदासी का कारण समझ रही थी। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आते आते रह जाए तो परेशान होना लाजमी था, लेकिन उसके पास उसके प्रॉब्लम का सलूशन था, इसीलिए वह निश्चिंत थी। डिनर टेबल पर भी खामोशी थी। सब कोई आज एक दूसरे से बातचीत कम ही कर रहे थे, जिसकी वजह से शालिनी सबके ऊपर हल्की सी नाराज भी हुई और ऑफिस की टेंशन ऑफिस में छोड़ करके आने की बात कही। सब के सब डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए। शालिनी अपना सारा काम निपटा करके जब अपने कमरे में आई तो देखा कि प्रदीप अभी तक जाग रहा था और आंखें खोले छत को एकटक घूरते हुए कुछ सोच रहा था। शालिनी ने कपड़े बदले, नाइट गाउन पहना और जा करके प्रदीप के पास लेट गई, लेकिन प्रदीप ने पलट करके उसे देखा तक नहीं और बस आंखें खोले किसी गहरे ख्याल में व्यस्त था। शालिनी ने जब प्रदीप को परेशान देखा तो उसका हाथ खींच करके उसने उसका तकिया बना लिया और अपना सिर प्रदीप के सीने पर रख करके उसे अपने हाथों से लपेट लिया। प्रदीप ने शालिनी को अपने दोनों हाथों के बीच में समेट लिया, लेकिन उसका सोचना बदसूरत जारी रहा और उसने अभी तक शालिनी की तरफ पलट कर देखा तक नहीं। हाँ, अपने हाथों से उसने शालिनी के सिर को हल्के हल्के थपकी देना शुरू कर दिया कि मानो वो शालिनी को सुला रहा हो। इतना सब होने के बावजूद जब प्रदीप की तंद्रा नहीं भंग हुई तो आखिरकार शालिनी ने ही अपनी चुप्पी तोड़ी और हल्के से उचक करके उसने प्रदीप का सिर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? आज इतना परेशान क्यों हैं? देख रही हूं जब से आप लोग आए हैं सब के सब बुरी तरीके से परेशान हैं, शालिनी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं शालिनी, तुम सो जाओ, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, प्रदीप ने मायूस और उदासी से कहा। बताइए ना क्या हुआ, क्या पता आपकी परेशानी का हल मेरे पास हो, आप बताइए तो सही मुझे, आप क्यों परेशान हैं? शालिनी ने दोबारा से पूछा। क्या बताऊं यार शालिनी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हाथ में आते आते निकल गया। अगर वो हमें मिल जाता तो फिर हमें काम की कोई टेंशन नहीं थी, प्रदीप ने उदास हो करके कहा। और फिर प्रदीप ने शालिनी को शुरू से लेकर के अंत तक का सब कुछ बता दिया। बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हैं? अरे काम मिलना ना मिलना अपने नसीब के हाथ में है। क्या आपके परेशान होने से वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा? जरा सी बात के लिए आप अपने बेडरूम में भी अपनी इतनी प्यारी सी और खूबसूरत पत्नी को प्यार करना छोड़ करके इस टेंशन में डूबे हैं, शालिनी ने मुस्कुराते हुए रोमांटिक लहजे में कहा। शालिनी प्लीज, आज मूड ठीक नहीं है, दिमाग में बहुत टेंशन है, प्रदीप ने उदास हो करके कहा तो वो बहुत परेशान था। आप घबराएं नहीं, मैं अभी आपका मूड ठीक कर देती हूँ, शालिनी बोली। शालिनी प्लीज जाओ, सो जाओ, मुझे सोचने दो, क्या पता दिमाग में कुछ क्लिक कर जाए कि कहीं से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और हमें एक मौका मिल जाए। जाओ, तुम भी पूरे दिन काम करके थक गई होगी, जाओ आराम करो, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, प्रदीप ने शालिनी को समझाते हुए कहा। जिसके प्यारे से स्वीट से हस्बैंड इतना परेशान है उसे कैसे नींद आएगी? आप जानते हैं ना, आपके बाहों में तकिए के बिना मुझे भी नींद नहीं आती है। वैसे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, लेकिन बताऊंगी
तभी जब आप हमसे एक प्रॉमिस करें। शालिनी के ओंठों पर एक दिल फरेब और हसीन सी मुस्कुराहट थी। प्रदीप ने चौंक करके शालिनी की तरफ अपना चेहरा घुमाया। उसके आंखों में एक प्रश्नवाचक चिन्ह था, मानो कह रहा हो कि क्या सलूशन है तुम्हारे पास? एक सलूशन है? प्रदीप ने हैरानी से पूछा। पहले प्रॉमिस करें कि मैं जो गिफ्ट मांगूंगी आप दोगे, फिर बताऊंगी, शालिनी ने मुस्कुरा करके कहा। बताओ ना शालिनी, मैं यहाँ इतना परेशान हूँ और तुम्हें मस्ती सूझ रहा है। क्या सलूशन है, जल्दी से बताओ। प्रदीप ने हैरानी से और बेहद उत्सुकता से पूछा। पहले प्रॉमिस, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। हाँ प्रॉमिस, अगर मुझे लगा कि तुम्हारे सलूशन से मेरा काम हो जाएगा और वो सच में काम कर जाएगा तो तुम जो कहो मैं पूरा करूंगा। तुम जो कहोगी ला करके दे दूंगा, प्रॉमिस। प्रदीप ने तुरंत ही हामी भर दी। अब तो बताओ। शालिनी से भूमिका और अपनी आज की मुलाकात का पूरा विवरण प्रदीप को बता दिया। कैसे भूमिका उससे मिलने आई थी और क्या क्या बातें हुई, सब कुछ। जैसे जैसे प्रदीप सुनता जाता उसके चेहरे की चमक बढ़ती जाती और पूरी बात खत्म होते ही प्रदीप खुशी से उछल पड़ा और लपक करके शालिनी को अपने बाहों में भर करके उसके दोनों गालों को चूम लिया। यू आर टू गुड स्वीट हार्ट, तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दी है। ये लड़की तो कमाल की निकली, एक ही झटके में इसने हमारी सारी टेंशन खत्म कर दी। मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शालिनी की पूरी बात सुन करके प्रदीप बहुत ज्यादा खुश हो गया और खुशी से उसने शालिनी को अपने सीने से लगा लिया। प्रदीप को खुश देख करके शालिनी के ओंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराते हुए बोली, तो लाइए मेरा गिफ्ट जो आपने प्रॉमिस किया था। शालिनी ने बच्चों की तरह मुंह बना करके मासूमियत से कहा। बोलो मेरी जान, क्या चाहिए? अगर सच में ये प्रोजेक्ट हमें मिल जाता है तो फिर जो तुम कहो वो मैं तुम्हें दूंगा। प्रदीप ने शालिनी को दुलारते हुए कहा। नहीं, ये तो चीटिंग है। आपने प्रॉमिस किया है कि अगर मैंने अभी सल्यूशन बता दिया तो आप मेरा गिफ्ट मुझे दोगे। अब आप कह रहे हो कि जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा। शालिनी ने झूठ मूठ कर उठने और नाराज होने का दिखावा किया। अरे अरे अरे, प्रदीप शालिनी को इस हरकत से चौंक गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलो क्या गिफ्ट चाहिए? प्रदीप ने प्यार से पूछा। बता दूं? शालिनी ने नजरें झुका करके शर्माते हुए कहा। अरे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे? प्रदीप बोला। आप इधर आओ, मैं आपके कान में बताती हूँ, शालिनी ने प्यार से और शर्माते हुए कहा। प्रदीप का माथा सिकुड़ गया। वह शालिनी के पास थोड़ा और सरक करके आया और फिर अपने कानों को उसके पास कर दिया। शालिनी प्रदीप के कानों के पास अपना मुंह ले जा करके बेहद हल्की सी आवाज में बोली, मेरे कानों को ना मम्मी सुनने का मन कर रहा है। मैं सोच रही थी कि आपको पापा बना दूं, आरव को चाचू और मम्मी पापा को उनके साथ में खेलने के लिए उनका खिलौना दे दूं। आप ना मुझे एक बेबी गिफ्ट कर दें। इतना कह करके शालिनी शर्मा करके अपना चेहरा प्रदीप के सीने से छुपा लिया। प्रदीप शॉक्ड रह गया। उसके ओंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। उसने शालिनी के चेहरे को प्यार से ऊपर उठाया। शालिनी अपने नजरें झुकाए मुस्कुरा रही थी। यार यू श्योर? क्योंकि तुम ही ने मना किया था। मैं तो कब से कह रहा हूँ, प्रदीप ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ श्योर, हाँ पहले मैंने मना किया था लेकिन अब नहीं कर रही हूँ। शालिनी का चेहरा शर्म से लाल पड़ा हुआ था। ओके, अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की? ये तो तुमने उल्टा मुझे सरप्राइज कर दिया। आज एक साथ दो खुशी दी है तुमने मुझे, तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और तो और वैसे भी तुमने खुशखबरी सुना करके मेरा मूड ठीक कर दिया है, तो मैं अब तुम्हारा मूड ठीक कर देता हूँ। तो आप रेडी हैं ना अपना गिफ्ट लेने के लिए? इतना कह करके प्रदीप ने कमरे में जल रही लाइट को ऑफ कर दिया और एसी का टेम्परेचर का बैलेंस सेट कर दिया, क्योंकि बहुत जल्द ही उनके बॉडी के टेम्परेचर का बैलेंस जो बिगड़ने वाला था। उन दोनों ने एक साथ एक सहमति से एक नई मंजिल की तरफ कदम रख दिया था, जो उनके जीवन में नई नई खुशियों को लेकर के आता। अगली सुबह प्रदीप ने उठ करके सबसे पहले भूमिका को फोन किया और उसे माथुर के साथ उसकी मीटिंग करवाने की रिक्वेस्ट की। भूमिका ने माथुर को फोन किया और उसने पर्सनली रिक्वेस्ट करके बात करके माथुर और प्रदीप की मीटिंग फिक्स करवा दी और उसे बस एक बार प्रदीप सर से मिल करके उसकी कंपनी का प्रेजेंटेशन देख लेने की गुजारिश की, जिसके लिए माथुर तैयार हो गया। जब यह सब भूमिका ने प्रदीप को बताया तो प्रदीप
के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जिस काम के लिए वह 2 दिन से परेशान था, भूमिका ने वह काम इतनी आसानी से कर दिया। यह बात प्रदीप को खुश करने के लिए काफी थी। प्रदीप ने नाश्ते की टेबल पर आरव और अपने पापा को भूमिका के बारे में बताया और यह भी बताया कि उसने माथुर के साथ मीटिंग फिक्स कर दी है। भैया, आप किस लड़की की बात कर रहे हैं? कौन भूमिका? आरव भूमिका का नाम सुनकर के चौंक गया था। अरे वही लड़की जिसे 1 हफ्ते पहले मीनल के कहने पर कंपनी में रखा है। क्या कमाल की लड़की है। जिस काम के लिए हम सब इतने परेशान थे, उस काम को इस लड़की ने चुटकियों में सॉल्व कर दिया और हमारी इतनी बड़ी टेंशन को दूर कर दिया। वो पहले इसी कंपनी में शायद काम करती थी, प्रदीप ने कहा। आरव का दिल धड़क उठा क्योंकि उसने भूमिका को वहां देखा था। तो क्या वही भूमिका है, उसकी अपनी भूमिका? तो क्या उसने वहां जॉब छोड़ दिया और उसके यहाँ ज्वाइन कर लिया है? आरव सोचने लगा। अगर वह उसी के ऑफिस में पिछले 1 हफ्ते से काम कर रही थी तो फिर उसने क्यों नहीं देखा? क्यों उसे कुछ भी पता नहीं चला और उसने भी एक बार भी मिलना जरूरी नहीं समझा? क्या उसे नहीं पता कि ये मेरा ऑफिस है, या फिर जानबूझ करके वह उसे इग्नोर कर रही है? आरव ने मन ही मन में सोचा। प्रदीप के मुंह से भूमिका के बारे में सुन करके आरव को बुरा लग रहा था। उसका दिल और दिमाग एक अजीब सी कसमकस से भर गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खुश हो या उदास हो या फिर गुस्सा करे। वह भूमिका के लिए खुश था क्योंकि भूमिका वहां सेफ नहीं थी। नितिन के इरादे ठीक नहीं थे, उसने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन उसे भूमिका पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने एक बार भी उससे मिलने की जरूरत नहीं समझी। और तो और उसे लग रहा था कि ये भूमिका का एटीट्यूड है कि जानबूझ करके वह आरव के सामने नहीं आई। प्रदीप ने भूमिका को फोन किया। थैंक यू सो मच भूमिका, तुमने सच में कमाल कर दिया है। जो हमारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी उसे तुमने इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने मीनल के कहने पर मुझ पर भरोसा करके अपने इस कंपनी में रखा। ये जो मैंने किया ये मेरा फर्ज था, भूमिका ने कहा। वह भी खुश थी कि उसकी वजह से प्रदीप सर की टेंशन दूर हो गई। भूमिका, कब जाना है मीटिंग के लिए? प्रदीप ने पूछा। सर, आज ही जाना है। कल माथुर सर किसी काम से विदेश चले जाएंगे, इसीलिए उन्होंने आज का ही टाइम दिया है, भूमिका बोली। ठीक है, हम लोग आज ही मिल लेते हैं। तुम एक काम करना, तुम भी हमारे साथ चलना। वो लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हें चलने से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, प्रदीप सर ने कहा। और हाँ, मीनल से सारी डिजाइन वगैरह समझ लेना, तुम भी डिजाइनर हो तो तुम्हें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्रदीप ने कहा। सर, मुझे क्यों ले जा रहे हैं? भूमिका ने घबरा करके कहा। अरे चलना, क्या दिक्कत है? अगर कोई परेशानी हो तो बताओ, तुम रहोगी तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तुमने वहां पर काम किया है, सब तुम्हें पहचानते हैं, प्रदीप ने कहा। नहीं, परेशानी तो नहीं है, भूमिका ने झिझकते हुए कहा। ठीक है सर, मैं तैयार हो करके आपसे ऑफिस में मिलती हूँ, भूमिका बोली। उसकी ज़रूरत नहीं है भूमिका, तुम तैयार रहना, मैं और आरव दोनों तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लेंगे। ऑफिस में आकर के क्या करोगी? खामखा इतनी दूर आओगी फिर जाओगी, टाइम ही बेस्ट होगा, प्रदीप बोला। नहीं सर, मैं आ जाऊंगी। आप क्यों तकलीफ करेंगे? भूमिका ने घबरा करके कहा। वो उन दोनों को अपने घर नहीं बुलाना चाहती थी, उसे झिझक हो रही थी। अरे क्या जरूरत है, हम आ जाएंगे ना, प्रदीप ने कहा। ठीक है सर, भूमिका ने थक हार करके आने की परमिशन दे दी। ठीक है, तुम अपने घर का एड्रेस मुझे भेज दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ही पिक कर लूँगा। नाश्ता करके आरव और प्रदीप तैयार हो गए और भूमिका के घर की तरफ चल पड़े। प्रदीप भूमिका के घर के सामने पहुंचा और देखते ही आरव ने पहचान लिया। उसका चेहरा अनायास ही उदास हो गया। एक बार फिर से उसका दिल भूमिका के लिए मचल उठा। उसका दिल अब भी कहीं ना कहीं भूमिका को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, लेकिन उसने अपने दिल की इच्छाओं को एक कोने में छुपा करके ये अपने चेहरे पर एक शक्ति का लबादा ओढ़ रखा था और उसकी वही शक्ति उसे उसके दिल को सुनने से रोक रही थी। इतने दिनों बाद वह भूमिका को सामने से देखने वाला था। ये किस्मत और नसीब भी ना कैसे कैसे खेल दिखाता है।
जिस शख्स को भूलने की कोशिश करो वही घूम के बार बार किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे आंखों के सामने आ जाता है। और यही आरव के साथ हो रहा था। भूमिका के घर के सामने पहुंच करके आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन भूमिका का रवैया याद आते ही उसने एक बार फिर से अपना ओ लबादा ओढ़ लिया और चेहरे को कठोर बना लिया। आरव जाओ, जा करके भूमिका को बुला लाओ, प्रदीप ने कहा। भैया मैं कैसे जा सकता हूँ? आरव भूमिका के सामने जाने से कतरा रहा था। आरव ने हकलाते हुए कहा, अरे क्यों नहीं जा सकते हो? जाओ, जा करके बुला लो, वो तैयार होगी। मैंने उसे बोल दिया है। अब 2 मिनट के लिए कहाँ गाड़ी पार्क करोगे? जाओ, जा करके तुम बुला लाओ, 2 मिनट ही तो लगेगा, प्रदीप ने कहा। ना चाहते हुए भी आरव को गाड़ी से उतरना पड़ा। वह बड़बड़ाते हुए भूमिका के घर की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खुला हुआ था। आरव हिचकिचाते हुए अंदर घुसा। उसने 2 बार आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सकुचाते हुए अंदर चला गया। उसने पूरे घर का मुआयना किया। घर की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अंदर एक कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी। आरव ने अपने घड़ी पर नजर मारी। देर हो रहा था, इसीलिए वह उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिधर से आवाज आ रही थी। कमरे में 3 जन थे, भूमिका, उसकी मम्मी और पापा। भूमिका कपड़े पहन करके तैयार थी, बिल्कुल सादा सा लिबास, ठीक वैसा ही मिलता जुलता जैसा आरव ने नितिन के ऑफिस में देखा था। उसकी मम्मा, उसके पापा और वो तीनों एक साथ थे। पैरालिसिस अटैक की वजह से उसके पापा का बायां हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और बहुत ही अजीब लग रहा था। भूमिका ने अपने हाथ में कटोरी पकड़ रखा था और अपने हाथों से अपने पापा को कुछ खिला रही थी। पापा, बस थोड़ा सा है, इसे खा लीजिए, मैं लेट हो रही हूँ, सर आते ही होंगे, आप इसे खा लीजिए, फिर दवा खा करके आराम करना, भूमिका ने अपने पापा से कहा। भूमिका की पीठ आरव की तरफ थी, इसीलिए उसने आरव को नहीं देखा। भूमिका के घर की हालत देख करके आरव का दिल पसीज गया। उसे भूमिका की मजबूरी का आज जा करके एहसास हुआ कि क्यों वह ऐसी जगह काम करने को मजबूर थी, क्योंकि उसके पापा की हालत ठीक नहीं थी और घर में कमाई का और कोई जरिया नहीं था। भूमिका काम नहीं करती तो क्या करती? अचानक से आरव को ट्रेन में देखे गए उसके पापा की याद आ गई। आरव का दिल उदास हो गया। कितने प्यार से और कितने अपनेपन से वो उससे बातें कर रहे थे और क्या हालत हो गई है। ऐसा सोच करके आरव के दिल में एक दर्द सा उभर आया। उसे एक पल भी समझने में नहीं लगा कि क्यों भूमिका को जाप करनी पड़ रही है और किस मजबूरी की वजह से वो नितिन की बदतमीजी को भी चुपचाप सहने को मजबूर थी। और उसके घर की हालत उसकी कहानी बयान करने के लिए काफ़ी थे। भूमिका के नितिन को कोई जवाब न देने की वजह से उसे पता चल गई थी आखिर वो करती भी क्या। ये जाप करना उसकी मजबूरी थी, वरना उसका घर कैसे चलता। इसी वजह से वह नितिन की ज्यादती सह रही थी। आरव का दिल पिघलने लगा था। उसके दिल में भूमिका के लिए एक बार प्यार फिर उमड़ने लगा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जा करके भूमिका को बोले कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ, क्या मैं इतना पराया हूँ कि इतना जानने का भी हक नहीं है मुझे। उसके दिल में भावनाओं का ज्वार उमड़ने लगा, लेकिन उसने उन सबको एक कोने में दबा दिया और प्रत्यक्ष बोला, हम लोग आ गए हैं, अभी वक्त लगेगा क्या? भैया नीचे इंतजार कर रहे हैं। वह यह बात बहुत प्यार से बोलना चाहता था, लेकिन शायद अब ऐसे बात करते करते उसकी आदत पड़ गई थी, इसीलिए उसके दिल की भावनाओं से अलग ये भी उसके जबान से ऐसे निकली मानो उसे भूमिका के पर्सनल जिंदगी से कोई वास्ता नहीं है। ना चाहते हुए उसका लहजा सख्त हो गया था और उसकी आवाज़ कड़ी निकली थी। आरव की सख्त आवाज़ सुनकर के भूमिका जल्दी से पलटी और अपने सामने किसी अजनबी को देख करके उसके आंखों में खौफ सिमट आया। एक पल तो वह आरव को पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे ही पहचाना वह उछल पड़ी। उसके सामने आरव ही खड़ा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था और ऊपर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं। आरव आप? भूमिका के मुंह से निकला। शौक से उसका बुरा हाल था। वो क्या आरव की ही कंपनी थी वो जहां पर वो जाप कर रही थी? इसे उधेड़ बुन में वह उलझी हुई थी कि तभी एक बार फिर से आवाज गूंजी, अभी टाइम लगेगा क्या? भैया वेट कर रहे हैं, आरव ने अपने स्वभाव के अनुरूप तल्ख लहजे में पूछा। नहीं यार, आई मीन सर,
बस हो गया, मैं रेडी हूँ, पापा को दवाई दे रही थी, सॉरी इंतजार करने के लिए, भूमिका ने खुद को संभालते हुए कहा। आरव को अपने सामने पा करके भूमिका शॉक्ड हो गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आरव से उसकी दोबारा मुलाकात ऐसे होगी, और फिर आरव का यह लहजा, भूमिका का आरव को ऐसे बेरुखी से बात करना और यह कड़ा रवैया तोड़ रहा था। लेकिन भूमिका की भी क्या गलती, आरव का लहजा ही ऐसा था कि भूमिका सहम सी गई थी। मम्मी आप पापा को दवा खिला देना, मैं जा रही हूँ, भूमिका ने अपने मम्मी को बोला और जल्दी से आरव के साथ बाहर निकल गई। आरव के चेहरे पर भले ही इस वक्त कोई हलचल नहीं दिख रही थी, वो बेहद शांत हो गया। अंदर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। भूमिका से ऐसी मुलाकात उसने सस्पेक्ट ही नहीं की थी। उसका दिल कर रहा था कि पलट करके पीछे पीछे आ रही भूमिका को एक बार देखे, लेकिन चाह करके भी वह नहीं पलटा और सीधा चलता हुआ गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर आकर के बैठ गया। आरव गाड़ी चला रहा था, प्रदीप पीछे बैठे हुए थे। भूमिका गाड़ी के पास आकर के खड़ी हो गई। भूमिका आरव के बगल वाली सीट पर बैठ जाओ, प्रदीप ने भूमिका से कहा। भूमिका ने दूसरे साइड का दरवाजा खोला और आरव के बगल वाली सीट पर बैठ गई। सीट बेल्ट लगा लो भूमिका, प्रदीप ने एक बार फिर से कहा। भूमिका ने सीट बेल्ट खींची और लगाने लगी, लेकिन आरव से ऐसी अचानक से मुलाकात और बेरुखी से बात और आरव को अपने इतने पास देख करके उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था यह जान करके कि वह आरव के ही ऑफिस में काम कर रही है। वह पहले से घबराई और शॉक में थी, और फिर अपने पुराने हरकतों को याद करके वह और ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसी वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और बेल्ट नहीं लग रहा था। काफ़ी देर तक मशक्कत करने के बाद भी जब भूमिका सीट बेल्ट नहीं लगा पाई तो शर्मिंदगी से भर उठी और कातर दृष्टि से आरव की तरफ देखा। मेरा आरव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वह अपनी सीट से बिना कुछ कहे उचका और भूमिका की सीट की तरफ झुक गया। उसके बिना कुछ कहे भूमिका के हाथ से सीट बेल्ट ले ली और खुद अपने हाथ से सीट बेल्ट को लगाने लगा। ऐसा करते हुए वह भूमिका के बेहद करीब आ गया था। भूमिका सहम गई और पीछे खिसकना चाहा, लेकिन जाती कहाँ पीछे, सीट थी। आरव ने बेल्ट को खींच करके खांचे में फिट कर दिया, और ऐसा करते हुए ना चाहते हुए भी आरव और भूमिका काफी नजदीक आ गए थे और दोनों के शरीर एक दूसरे से टच हो गया। आरव ने बेल्ट लगा करके खुद को वापस अपनी सीट पर खींचा। उसने एक बार भी भूमिका की तरफ नहीं देखा और ना ही उसके चेहरे का रंग बदला। उसने बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। भूमिका ने एक बार सिर घुमा करके प्यार से आरव की तरफ देखा, लेकिन आरव का सख्त इंप्रेशन लेस चेहरा देख करके उसने कुछ नहीं कहा। भूमिका का ये बदला हुआ आरव बहुत बुरा लग रहा था। मीनल की एक एक बात उसके दिमाग में खटक रही थी कि आरव को लड़कियों से एलर्जी है। वो लड़कियों को देख करके भड़क जाता है और उन्हें सुनाता है, और उसका ऐसा एक्सप्रेशन लेस और कठोर चेहरा मीनल के बातों को प्रूफ भी कर रहे थे। अचानक से उस आरव की याद आ गई जो उसे ट्रेन में मिला था। कितना बोलता था, कितना हंसता था, कितनी बातें करता था, और आज का आरव ऐसा लगता है कि वो कोई और था। तो क्या मेरी वजह से आरव इतना बदल गया है? क्या मेरे एक थप्पड़ मारने की वजह से ही आरव ने अपने आप को इतना बदल लिया है? क्यों मैंने उस समय को हरकत कर दी? क्यों मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा? तो क्या आरव के इस रूखेपन की वजह मैं हूँ? भूमिका एक बार फिर से आत्मग्लानि से भर गई और उसकी आंखों में अनायास ही आंसू झिलमिलाने लगे, जिसे उसने बड़ी खूबसूरती से अपने आंखों के अंदर ही छुपा लिया। तीनों उस कंपनी के ऑफिस पहुंचे। प्रदीप और भूमिका उतर गए। भैया आप चलो, मैं पार्क करके आता हूँ, आरव ने कहा। प्रदीप और भूमिका रिसेप्शन पर पहुंचे। भूमिका को देखते ही रिसेप्शनिस्ट खुश हो गई। उसने भूमिका को पहचान लिया और फिर जो वाकया हुआ था उसकी वजह से भूमिका को लगभग सभी जानने लगे थे। जनरल मैनेजर को सबके सामने मारना ये कोई छोटी बात नहीं थी। अरे भूमिका तुम यहाँ कैसे? रिसेप्शनिस्ट ने चहक करके पूछा। भूमिका मुस्कुराई और बोली, निकिता ओ माथुर सर से मीटिंग है हमारे सर की, वो आ गए हैं क्या? हाँ आ तो गए हैं।
तुम 1 मिनट रुको, मैं पता करती हूँ। और फिर उसने फ़ोन मिलाया। सर भूमिका आई है, कह रही है आपके साथ मीटिंग है, भेज दूँ क्या अंदर? निकिता ने पूछा। 20 सेकंड की खामोशी के बाद निकिता बोली, ठीक है सर। भूमिका 2 मिनट वेट कर लो, सर थोड़ा सा बिजी हैं। उन्होंने बोला है कि फ्री होकर के मैं बुलाता हूँ, फिर चली जाना, निकिता ने कहा। ओके निकिता, नो प्रॉब्लम, भूमिका ने मुस्कुरा करके कहा। और बताओ भूमिका, क्या हो रहा है? तुमने जो सबक उस नितिन को सिखाया उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हुई हैं और उन्होंने फिर उस नितिन के खिलाफ कंप्लेन कर दिया। पता है उसने मुझे भी ट्राई किया था लेकिन मैंने भाव नहीं दिया, बहुत घटिया इंसान था। अच्छा हुआ तुमने उसे सबके सामने पीट दिया। तुम्हारे जैसे 2-4 लड़की और हो जाएं तो किसी की हिम्मत नहीं होगी जो कि लड़कियों को परेशान करे कोई। निकिता भूमिका की तारीफ करते हुए बोली। भूमिका मुस्कुरा करके रह गई, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद आरव अंदर आया। 6 फीट के आसपास का कद, गोरा चिट्टा, हल्की सी दाढ़ी, ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट, आंखों में ब्लैक गॉगल्स और पैरों में ब्लैक शूज। आरव बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। निकिता ने आरव को देखा तो अनायास ही उसकी तरफ खींच गई। यस सर, उसने आरव से पूछ लिया। निकिता, वो हमारे आरव सर हैं, हमारे साथ ही हैं, भूमिका ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि कहीं आरव निकिता को झाड़ ना दे। ओह ओके, निकिता ने ठंडी सांस ली। थोड़ी देर बाद बुलावा आ गया और तीनों अंदर पहुंच गए। भूमिका ने माथुर सर को देखते ही मुस्कुरा करके नमस्ते किया। आओ आओ भूमिका, द ब्रेव गर्ल, आई एम प्राउड ऑफ यू। माथुर सर ने मुस्कुरा करके भूमिका का स्वागत किया। माथुर सर की उम्र करीब करीब 50-55 की रही होगी। वो काफ़ी गोरे चिट्टे थे लेकिन उनका कद थोड़ा छोटा था। आंखों पर गोल्डन फ्रेम का चश्मा था और बाल लगभग आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो चुके थे। सर ये मेरे सर हैं प्रदीप सर, और ये उनके छोटे भाई आरव सर हैं। भूमिका ने मुस्कुराते हुए आरव और प्रदीप का परिचय करवाया। हेलो सर। प्रदीप ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। माथुर सर ने हाथ मिलाया और सामने पड़ी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले, बैठिए बैठिए। क्या लेंगे आप लोग, चाय कॉफ़ी? माथुर सर ने मुस्कुरा करके पूछा। नहीं थैंक यू सर, अभी अभी जस्ट नाश्ता करके घर से निकले हैं, प्रदीप ने मुस्कुरा करके मना कर दिया। ये भूमिका आप लोगों को कहाँ से मिल गई भाई? ये तो हमारी कंपनी की सबसे फेमस एम्प्लॉई हो गई है। जिस बहादुरी से इसने नितिन जैसे घटिया आदमी को सबक सिखाया है, ये सभी लड़कियों के लिए इम्प्रेशन है। ये बहुत अच्छी लड़की है और मेहनती भी है। माथुर ने भूमिका की तारीफ की। कहीं ना कहीं भूमिका ही तो वो वजह थी कि जिसकी वजह से उन्हें ये जनरल मैनेजर का पोस्ट मिला था। प्रदीप ने प्यार से भूमिका की तरफ देखा। वो अपनी तारीफ सुनकर के सहम रही थी। अब बताओ किस लिए आप मुझसे मिलना चाहते थे? मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? माथुर सर ने पूछा। अरे भूमिका खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ बेटा। माथुर सर ने भूमिका को खड़ा देखा तो बोले, नहीं सर मैं ठीक हूँ। भूमिका बोली, अरे बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम से बैठ करके बात करो, घबराओ मत, माथुर सर ने कहा। प्रदीप ने माथुर को पूरी बात बताई और फिर उसे अपने सारे डिजाइन दिखाए, अपने किए गए काम को दिखाए और जो प्रेजेंटेशन बनाया था वो भी दिखाए। हाँ, आप लोगों को तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप लोगों का काम भी इम्प्रेसिव है, लेकिन दिक्कत यह है कि नितिन का कोई भी प्रोजेक्ट अप्रूव होने में दिक्कत है। इसलिए आप लोग एक काम करो, नए सिरे से सब कुछ करो, एक नया टेंडर, नया कोटेशन, सब कुछ आप मुझे मेल करो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, माथुर सर ने कहा। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं ज़रूर करूँगा सर। एक बार अगर ये प्रोजेक्ट आपने हमें दे दिया तो फिर मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आई एम प्रॉमिस, प्रदीप बोला। सर, प्रदीप सर की सबसे बड़ी खासियत है, भले ही उनका नुकसान हो जाए लेकिन जो कमिटमेंट उन्होंने कर दी उससे पीछे नहीं हटते हैं और क्वालिटीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप मेरे कहने पर एक बार सर को यह प्रोजेक्ट दे दीजिए, मैं पर्सनली गारंटी लेती हूँ आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी, भूमिका ने कहा। अरे वाह, इतनी जल्दी आप इतना कुछ जान गई अपने नए कंपनी और प्रदीप सर के बारे में। आई अप्रिसिएट
योर डेडिकेटेड ऑफ योर न्यू कंपनीज। माथुर सर मुस्कुराते हुए बोले, सर किसी को जानने के लिए सिर्फ 1 मिनट काफ़ी होता है। 1 ही मिनट में आदमी की पहचान हो जाती है कि वो अच्छा है या बुरा। और मैं इस बात की गारंटी इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है प्रदीप सर बहुत अच्छे हैं और आपको उनसे कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, भूमिका ने कहा। और ये उनके छोटे भाई, उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या वो अच्छे नहीं हैं? माथुर साहब ने मजाकिया लहजे में पूछ लिया। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, वो भी अच्छे हैं सर, मैं तो बस ऐसे ही। वो भी बहुत अच्छे हैं। भूमिका एक पल को गड़बड़ा गई और झेंपते हुए बोली। अचानक से माथुर सर का ठहाका गूंज पड़ा और प्रदीप सर भी हंसने लगे। क्या उल्लू की तरह आंखें झपका करके दोनों को हंसते हुए देख रही थी। दोनों भूमिका को ही देख रहे थे। अरे भूमिका घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। गुड जॉब भूमि, ये होता है एम्प्लॉइज का काम। हर हाल में अपनी कंपनी का सपोर्ट करे, उसका फायदा करवाए। वो जहाँ पर हो उसके फायदे का ही सोचे, जो तुम कर रही हो। माथुर सर बोले, प्रदीप जी मुझे भी आप दोनों अच्छे लगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये प्रोजेक्ट आपकी ही कंपनी करे। फिर भूमिका मेरी एक्स एम्प्लॉई है, अगर वो आप लोगों को लेकर के आई है तो ज़रूर मैं आप लोगों की मदद करूंगा, डोंट वरी। माथुर सर बोले, ये लीजिए मेरा कार्ड, इस पर मेरी मेल आईडी भी है, मेरा नंबर भी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रहे कि मेरे या मेरे कंपनी के साथ कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कंपनी को मैं हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दूंगा। मुझे नहीं मालूम है कि आप लोगों की नितिन के साथ कैसी डीलिंग थी, लेकिन अब नितिन नहीं है, मैं हूँ। पुराना जो हुआ होता था वो नहीं होगा। मैं अपने हिसाब से काम करता हूं और ये बात भूमिका को मालूम है। मुझे उम्मीद है इसने आप लोगों को बता भी दिया होगा मेरे बारे में। माथुर ने धमकी भरे लहजे से कहा। आप फिक्र मत कीजिए सर, एक बार हमें मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। ट्रस्ट मी, प्रदीप सर ने कहा। ओके, कल तक मुझे सब कुछ भेज देना, उसे आगे बढ़ा दूंगा। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट है। वो तो भूमिका ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था, इसी वजह से मैं आप लोगों से मिलने को राजी हुआ, वरना वक्त नहीं था मेरे पास। माथुर ने कहा। ओके सर, नाइस टू मीट यू एंड थैंक यू फॉर योर बैलूस टाइम। प्रदीप जी मुस्कुराते हुए कहे और उठ खड़े हुए। प्रदीप सर बहुत खुश थे, आखिरकार उनकी मेहनत सफल हो गई। वो तीनों बाहर निकले। अचानक से प्रदीप सर बोले, आरव मुझे कुछ काम है यार, चांदनी चौक जाना है। कब? आरव ने पूछा। अभी, अब यहाँ तक आया था तो सोच रहा हूँ चल के एक काम है निपटा लूं। प्रदीप जी बोले, भैया ऑफिस में पापा आज जा भी नहीं पाए होंगे, हम दोनों यही हैं तो ऑफिस का काम। आरव ने कहा, एक काम करो, तुम भूमिका को लेकर के चले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगा, क्योंकि चांदनी चौक में काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहती है तो गाड़ी से जाना ठीक नहीं है। प्रदीप परेशान होंगे, मैं चला जाता हूँ ना, आप मुझे बता दो क्या काम है। आरव ने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, प्रिंटर के इंक लेने हैं, मैंने मंगवा रखे हैं, आए होंगे, इंक खत्म होने वाली है, उसके कोड होते हैं, तुम्हें नहीं पता है, मुझे ही जाना पड़ेगा। प्रदीप जी ने कहा। तो फिर क्या करना है, कैसे करना है? आरव ने पूछा। तो क्या, तुम मुझे ड्रॉप कर दो और भूमिका को लेकर के तुम निकल जाओ, मैं इंक लेकर के टैक्सी से आ जाऊंगा। प्रदीप जी ने कहा। अकेले में इनके साथ आरव का एटीट्यूड जाग गया। उसने मुंह बना करके कहा, तो क्या हुआ, भूमिका क्या तुम्हें खा जाएगी? और हाँ, ध्यान रखना, बिना वजह उस पर गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? चुपचाप उसे बिना कुछ सुनाए ले जा करके ऑफिस में छोड़ देना। प्रदीप आरव की आदत से वाकिफ था, उसने आरव को हिदायत देते हुए कहा। आरव ने कुछ नहीं कहा, उसने चुपचाप अपनी गाड़ी घुमा ली और चांदनी चौक की तरफ चल पड़ा। प्रदीप को ड्रॉप करने के बाद आरव ने कंपनी की तरफ गाड़ी घुमा ली। भूमि और आरव इस वक्त गाड़ी में अकेले थे। आरव के साथ इस तरह से बिल्कुल अकेले भूमिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पूरे रास्ते आरव ने एक बार भी भूमिका को नजर उठा करके भी नहीं देखा। भूमिका भी सिर झुकाए बैठी रही। दोनों के दिल में बहुत कुछ था कहने को। इतने दिनों बाद दोनों आमने सामने थे, लेकिन दोनों के जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था, मानो दोनों को सांप सूंघ गया हो।
भूमिका ने एक दो बार आरव के चेहरे की तरफ नजर उठा करके देखा, लेकिन आरव के चेहरे की शक्ति देख करके उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ भी बात करती, और मीनल ने उसे अलग से हिदायत दी थी कि कभी आरव के करीब आने की कोशिश भी नहीं करे। इसलिए भूमिका ने कुछ नहीं बोला। आरव भूमि को लेकर के अपने ऑफिस पहुंचा। अरे भूमिका, आज फिर लेट हो गई, पापा को दिखाने जाना था क्या? मीनल ने भूमिका को देख करके पूछा। नहीं, सर के साथ कहीं गई थी, भूमिका ने कहा। सर के साथ? कौन से सर के साथ? मीनल ने हैरानी से पूछा। प्रदीप सर और आरव सर दोनों थे, भूमिका बोली। आरव सर भी थे? कहाँ गई थी, फिर आई कैसे? मीनल ने हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आरव सर लेकर के आए हैं, एक जरूरी काम था। जिस कंपनी का टेंडर कैंसिल हो गया था उसी कंपनी में आज दोनों सर की मीटिंग थी, इसलिए प्रदीप सर ने मुझे भी चलने के लिए कहा था, भूमिका ने बताया। क्या बात कर रही हो? प्रदीप सर ने तुझे भी चलने के लिए कहा? मतलब तुझे क्यों लेकर के गए? मीनल ने उत्सुकता और हैरानी से पूछा। अरे मीनल, ये वही कंपनी थी जहां मैं यहां आने से पहले काम करती थी। वहां सब कोई मुझे जानते हैं, और जिससे प्रदीप सर की मीटिंग होनी थी उससे मैंने ही मीटिंग अरेंज करवाई थी, इसलिए वो मुझे लेकर के गए थे, भूमिका ने कहा। अरे वाह, क्या बात है यार, तू तो आते ही छा गई। अगर सर का काम हो गया तब तो इस कंपनी में तेरी अहमियत मुझसे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मीनल ने मजाक मजाक में कहा। क्या बात कर रही हो मीनल, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो मैं जानती थी माथुर सर को, इसलिए मुझे साथ ले गए। इससे कोई अहमियत वाली नहीं बढ़ती है, इससे कोई अहमियत नहीं बढ़ रहा है, और फिर कितनी भी अहमियत बढ़ जाए मैं यह कभी नहीं भूल सकती, यह जाप मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। मीनल, भूमिका सच में मीनल का एहसानमंद थी। क्या बात है मेरी जान, दिल खुश कर दिया। तुसी लव यू मीनल, खुश हो कर के बोली। वैसे एक बात बता, उस अकड़ू के साथ आई, उसने कुछ कहा नहीं तुझे? मीनल ने हैरानी से पूछा। नहीं, क्या कहेंगे, कोई बात ही नहीं हुई। मैं चुपचाप बैठी थी और वो भी चुपचाप बैठे, हमने कोई बात ही नहीं की, भूमिका ने नज़र झुका करके कहा। हाँ सही बात है, वो बंदा ऐसा ही है। मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है कि वो बंदा स्ट्रेट है भी या नहीं। लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है ज़रूर कुछ चक्कर है, वरना तुम ही बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की बगल में बैठी है, ये नहीं कि किस करके हक कर ले। पता नहीं हर वक्त क्यों सड़ू सा शकल बनाए रखता है, मीनल ने किलस करके कहा। ये मीनल चुप करो यार, क्या बोल रही हो? आरव सर ऐसे नहीं हैं, भूमिका ने घबरा करके तपाक से मीनल को टोका। तुमको बड़ा मालूम है, अभी आए हुए एक हफ्ता नहीं हुआ है, तुम्हें पता चल गया कैसे हैं? मीनल ने पूछा। कैसे क्या, मुझे ऐसा लगता है, और क्या। अच्छा अब चुप रहो और काम करो मेरी बहन, मेरे पास बहुत काम है, भूमिका ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ तो मैंने कहाँ रोक रखा है, करो ना, तुम ही उस खड़ूस की तरफदारी कर रही हो, मीनल ने मुंह बना करके कहा। भूमिका ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद आरव ने प्यून को मीनल को बुलाने के लिए भेजा। प्यून ने आकर के मीनल को कहा कि आरव सर बुला रहे हैं, तो मीनल घबरा गई और बुरी तरह से सहम गई। अब ये मुझे क्यों बुला रहा है? अब मैंने क्या किया है? कहीं इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? अब ना जाने किस बात पर आज मुझ पर चिल्लाएगा। इतना तो आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में डांट नहीं खाया होगा जितना इस बंदे ने मुझे अकेले सुना दिया। दिल करता है जॉब ही छोड़ दूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वह खुद ही रिजाइन कर दूंगी। आरव के बुलाने से मीनल ने कुड़ते हुए बड़बड़ाई। अरे मीनल, पहले से ही एग्ज्यूम मत करो, क्या पता कुछ वैसा ही काम हो, भूमिका ने मीनल को समझाते हुए कहा। हाँ, वैसे काम आज तक तो पड़ा ही नहीं। आज तक जब भी ऑफिस में बुलाया है सिर्फ मुझे डांटने के लिए ही बुलाया है। अगर आज बिना वजह सुनाएगा तो कल के कल प्रदीप सर से बोल करके या तो मैं अपना प्रदीप सर के यूनिट में ट्रांसफ़र करवा लूँगी या फिर ये जॉब छोड़ दूँगी, कहे देती हूँ। अब मैं इसका टार्चर और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मीनल उदास हो करके बोली। चलो जा रही हूँ, देखती हूँ क्या काम पड़ा है, मीनल ने कहा और चली गई। ऑफिस में
धड़कते दिल से मीनल घुसी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और चेहरे पर घबराहट और पसीने की बूंदें साफ साफ दिख रही थी। आरव अपना सर पकड़े मुंडी झुकाए बैठा हुआ था। यस सर, आपने बुलाया? मीनल ने डरते डरते पूछा। आरव ने अपना सिर ऊपर उठाया और बोला, हाँ मीनल, आओ आओ बैठो। वहां क्यों खड़ी हो? मीनल को इतनी दूर खड़ा हुआ देख करके आरव बोला। आज उसका लहदा हद तक ठीक था। मीनल को उम्मीद नहीं थी कि आरव ऐसे बात करेगा। वो आश्चर्यचकित हो करके आरव को देख रही थी, मानो आरव ना हो करके कोई भूत हो। वह अपनी जगह से हिली भी नहीं, बस आरव को देखे जा रही थी। क्या हुआ? मैंने बोला आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरव ने मीनल को खड़ी की खड़ी देख करके दोबारा से कहा। जी जी सर। मीनल घबरा करके आई और आरव के सामने कुर्सी पर बैठ गई। आरव परेशान हो गया, जैसे मीनल को इस तरह से बुलाना उसे खुद को अच्छा लगा हो। आई एम सॉरी मीनल, तुम घबराओ मत, मुझे तुमसे वैसे बात करना है, आरव झेंपते हुए बोला। मीनल आश्चर्य के सागर में गोते लगा रही थी। आरव का आज का रवैया उसके समझ से परे था। वो खुद हैरान थी। जी सर बोलिए, क्या बात करनी है? मीनल ने हकलाते हुए पूछा। मीनल तुम घबराओ मत, ये पानी पी लो और फिर आराम से बात करेंगे। इतना कह करके आरव ने अपने सामने के पानी के गिलास को मीनल की तरफ सरका दिया। मीनल को शायद उसकी ज़रूरत थी। उसने बिना किसी औपचारिकता के गिलास उठाया और पूरा पानी पी गई। थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हुई। आरव यह रवैया देख करके उसके दिल से आरव का डर भाग गया और उसकी जगह उत्सुकता जाग गई। जी सर बोलिए, क्या बात करनी है? मीनल ने गंभीरता से पूछा। मीनल, ये जो नई लड़की आई है भूमिका, ये कैसी है? मेरा मतलब काम करने में कैसी है? आरव ने सकपकाते हुए पूछा। सर ठीक है, अच्छी है, दिमाग की तेज है, क्रिएटिव भी है। उसके पीछे हम सबको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मीनल ने कहा। हाँ, आरव ने लंबी सांस ली। कैसे जानती हो इसे? मैंने सुना है कि भैया से तुमने ही सिफारिश की है उसे रखने की। ये कहाँ मिल गई तुम्हें? आरव ने पूछा। सर बस स्टॉप पर मिले थे, जहाँ से ये बस पकड़ती थी। ऐसे ही बातों बातों में दोस्ती हो गई और फिर इसने अपनी प्रॉब्लम मुझसे बताई थी। मैंने प्रदीप सर से बात की, उन्होंने मुझसे पहले ही किसी डिजाइनर के लिए बोला था मुझे, तो जब मैंने बताया तो उन्होंने रख लिया, मीनल ने कहा। कितने दिन से काम कर रही है यहाँ पर? आई मीन कितने तारीख को ज्वाइन किया है? आरव ने पूछा। मीनल ने डेट बताया। हाँ, कुछ जो इसके बारे में जानती हो तुम? आरव ने पूछा। नहीं सर, और तो कुछ नहीं पता है। क्या बात है सर, कोई बात हो गई क्या? आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? लड़की बड़ी अच्छी है सर, मेहनती है और सबसे बड़ी बात सीधी साधी है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी और मैंने उसको सब समझा भी दिया है। आपको पसंद और नापसंद भी बता दी है, पर उसका भी ध्यान रखेगी और आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी, मीनल ने कहा। सर क्या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ प्लीज़? मीनल ने डरते डरते पूछा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? आरव जल्दी से बोला। सर ये लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अगर कभी इससे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कर लेना। आप मुझे बता देना, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगी। वैसे भी बेचारी बड़ी मुसीबत में है, इसके पापा को पैरालिसिस अटैक आया है, तो इस समय वो थोड़ी प्रॉब्लम में है। मीनल ने आरव का मूड ठीक देखा तो लगे हाथ भूमिका की सिफारिश कर दी। मीनल की बातें सुन करके अनायास ही आरव खिलखिला करके हंस पड़ा, यह सोच करके कि मीनल भूमिका के बारे में उसे बता रही है, जबकि उसे पहले सब पता है। वो मीनल की मासूमियत पर अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया और उसे इस बात पर भी हंसी आ गई कि मीनल उससे डर भी रही थी और भूमिका को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही थी।
जिससे वह कभी उस पर गुस्सा ना करे। मीनल का निस्वार्थ स्नेह भूमिका के लिए देख करके आरव का दिल खुश हो गया और वह मीनल के इस अंदाज से हंस पड़ा। आरव को इस तरह से हंसते शायद मीनल ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे यकीन भी नहीं हुआ कि आरव ऐसे भी हंस सकता है। उसे लग रहा था वह सपना देख रही थी। वह तो बस अपना मुंह खोले आरव को देखे जा रही थी। ओके ओके, अगर वो गलती करेगी तो उसे नहीं डांटूंगा, उसके हिस्से की डांट भी तुम खा लेना बस, आरव मुस्कुराते हुए कहा। वैसे मीनल एक बात बताओ, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा करता हूँ क्या? सब मुझसे डरते क्यों हैं? आरव अचानक गंभीर हो गया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, मीनल ने जल्दी से कहा। वैसे सच तो यह है कि थोड़ा थोड़ा तो करते हैं। मीनल ने मासूमियत से अपनी उंगली को अंगूठे से सटा करके दिखाते हुए हिचकिचाते हुए कहा। तो फिर बताओ, ऑफिस में मेरा क्या नाम रखा है तुम लोगों ने? सड़ू, खड़ूस, अकड़ू, गुस्सैल या कुछ और क्या कह करके मुझे बुलाते हो? आरव मुस्कुराते हुए बोला। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब आपको सर कहते हैं। मीनल सकपका गई, मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने जल्दी से घबरा करके कहा। आरव मुस्कुरा करके रह गया। अच्छा ये लो, ये तुम्हारे लिए है मेरी तरफ से, जाओ जा करके शॉपिंग कर लेना। तुमने मुझसे गुस्से में बिना वजह बहुत सारा डांट खाया है, आज बिना वजह कुछ और सही, क्योंकि मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ। आरव ने जेब से 5,000 रुपये निकाले और मीनल को पकड़ाते हुए बोला। मीनल आरव के आज के व्यवहार से पहले से ही हैरान थी, लेकिन आज तो आरव जैसे उसे सरप्राइज करके सरप्राइज दे रहा था। ये किस लिए सर? मीनल ने हैरानी से पूछा। भूमिका को इस कंपनी में लाने के लिए, क्योंकि अगर तुम उसे ना लाती तो फिर शायद हमारा लाखों का नुकसान हो जाता। तुम उसे लेकर के आई और उसी की वजह से हमें वापस से वो ऑर्डर मिलने की उम्मीद है जो हमारे हाथ से लगभग निकल चुका था। आरव बोला। अरे सर, ये तो मेरा फर्ज था, अब इसकी क्या जरूरत है? मीनल ने औपचारिकता बस मना करते हुए कहा। तो नहीं चाहिए, रख लूं क्या वापस? आरव ने मुस्कुराते हुए पैसे वापस रखने के उपक्रम किया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अब आप इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले ही लेती हूँ। मीनल ने झट से आरव के हाथ से पैसे ले लिए, जैसे अभी आरव का इरादा बदल जाएगा। आरव मीनल को इतनी तेजी से पैसे लेते देख करके हंस पड़ा। जाओ अब अपने टेबल पर जाओ, और हाँ सुनो मीनल, तुम उसका ध्यान रखना, तुम सीनियर हो, उसे गाइड करते रहना, ठीक है? आरव बोला। जी सर, जरूर। सर एक बात बोलूं, एक रिक्वेस्ट और कर सकती हूँ? मीनल ने आरव से डरते डरते पूछा। हाँ बोलो, क्या बात है? आरव ने प्यार से ही पूछा। सर आप ऐसे ही हंसते रहा करें, आज आप खुश हैं तो सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज आपसे डर भी नहीं लग रहा है, वरना आप जब बुलाते हैं तो जान सूख जाती है। हंसते हुए आप बहुत प्यारे लगते हैं जब आप मुस्कू। बाकी की बात उसके ऊपर ही रह गई। मीनल, गो बैक एंड टेक योर सीट एंड डू योर वर्क। आरव ने जल्दी से मुस्कुरा करके और हल्के से तेज आवाज के साथ मीनल को झिड़का और कहा। मीनल के लिए इतना ही काफी था। वह सिर पर पैर रख करके भाग खड़ी हुई। उसके इस तरह जाते ही आरव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आरव ने अपनी सिर कुर्सी पर टिका लिया और मन ही मन बोला, भुक्खड़, अब बताता हूं तुम्हें कि आरव कैसा है और उसे तुमने कितना गलत जज किया था। उस दिन तुम्हारी जुबान से निकली बोली गोली की तरह मेरे दिल में अब तक धंसी है। भूमि, मेरे गाल पर पड़ा थप्पड़ तो मैं कब का भूल चुका हूँ, लेकिन जो तुमने मुझे कहा था उसकी टीस अब तक नहीं गई है। मेरा दिल जानता है कि मैंने तुम्हें उस दिन गलत इरादे से नहीं छुआ था, बल्कि सच में पहली लड़की तुम थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। और मैंने तो तुम्हारे साथ ना जाने कितने सपने देख लिए थे, लेकिन तुमने क्या किया? और अब भी इतना एटीट्यूड, अपनी गलती पर माफ़ी मांगना तो दूर, बात करना भी गंवारा नहीं है। अब जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए तुमको रियलाइज़ नहीं करवा दूंगा तब तक चैन नहीं लूँगा। मेरे सच्चे एहसासों को जो तुमने रौंद दिया है ना, मेरे पहले प्यार की जो तुमने अपने नफरत के तराजू में तौल करके सरेआम बोली लगाई है ना, उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी पड़ेगी मिस भूमि। आरव खुद से ही खुद
बातें करते हुए बोला था। मीनल आज आरव के ऑफिस से निकल करके मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए चहकते हुए ही भूमिका के पास पहुंच गई। शायद पहली बार आरव के केबिन से निकल करके वह हंस रही थी, वरना आज तक सिर्फ डांट खा करके मुंह लटकाए ही वापस आई थी। मीनल ने पीछे जा करके भूमिका को गले से लगा करके झूल गई थी। भूमिका इसके लिए तैयार नहीं थी। वह अचानक से मीनल के इस तरह से गले लगने से हड़बड़ा गई। मीनल क्या कर रही हो? भूमिका ने कसमसा करके कहा। अरे भूमिका, आज तो आरव सर का एक अलग ही रंग देखने को मिला। वो उतना भी बुरा नहीं है यार, दिल का अच्छा है। मीनल खुश हो करके बोली। तुम और आरव सर की तारीफ कर रही हो, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भूमिका ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या होगा? मीनल ने कंधे उचका करके कहा। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अचानक से आरव सर के लिए तुम्हारे दिल में इतना प्यार जाग गया? भूमिका ने उत्सुकता से पूछा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भूमिका, मीनल ने कहा। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? लग रहा है आज आरव सर ने तुम्हें डांट नहीं लगाई। भूमिका ने सस्पेंस से बुरा हाल था। नहीं यार, आज आरव सर ने मुझे डांटने के लिए नहीं बल्कि गिफ्ट देने के लिए बुलाया था। आज तो आरव सर के मुंह से फूल झड़ रहे थे। आज इतने दिनों में पहली बार मैंने उनको हंसते हुए देखा। मुझे लगता है वो भी तुम्हारी वजह से। मीनल खुशी से झूमते हुए बोली। मीनल, पहेलियां मत बुझाओ यार, साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? भूमिका ने परेशान होकर के पूछा। मीनल ने शुरू से लेकर के अंत तक की सारी कहानी चाहते हुए भी भूमिका को बताई। मैं नहीं कर रही हूँ, तुम इतना मत घबराया करो, लेकिन तुम खामखा ही डर रही थी। पूरी बात सुनकर के भूमिका ने मुस्कुराते हुए कहा। भूमिका, मुझे जाने क्यों ऐसा लगता है कि आरव सर और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो। अचानक से मीनल बोली। क्यों, ऐसे कैसे लगता है? भूमिका ने सकपका करके पूछा। बस ऐसे ही, मुझे कोई वजह तो नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे और सर के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो है। मीनल गंभीर होकर के बोली। ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा ज़्यादा सोच रही हो। वैसे मेरी वजह से गिफ्ट मिला है, अब उसमें से मुझे क्या दे रही हो? भूमिका ने बात को बदलते हुए मुस्कुरा करके पूछा। तुम सारा रख लो यार, मुझसे आरव सर ने आज ऐसे ही बात की। मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट वही। मीनल ने खुले दिल से कह दिया। नहीं मीनल, तुम्हें मिला है तुम रखो, मैं तो मजाक कर रही हूँ। लेकिन बस अब आरव सर को अब मैं अकड़ू खड़ूस कहना बंद कर दो, वरना अगर किसी दिन उन्होंने सुन लिया तो फिर तुम तो गई काम से। भूमिका मुस्कुराते हुए बोली। अरे भूमिका, धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। आज मैं पकड़े जाते जाते बची, मीनल ने सकपका करके कहा। कैसे? भूमिका ने उत्सुकता से पूछा। अरे पता नहीं, सर को कैसे पता चल गया? वो पूछ रहे थे कि तुम सब मुझे किस नाम से बुलाते हो, अकड़ू खड़ूस या कुछ और। मुझे लग रहा था कि कहीं सुन तो नहीं लिया। मैं तो घबरा गई थी कि मीनल फुसफुसाते हुए बोली। हाँ तो मत बुलाया करो, सर हैं, थोड़ी इज्जत दिया करो, वरना आज तो बच गई। आखिर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? भूमिका ने कहा। आज के बाद नहीं बुलाऊंगी यार। वैसे मैंने आरव सर से यह भी कह दिया है कि अगर तुमसे कोई गलती हो जाए तो तुम्हें कुछ ना कहें, उसके बदले में मुझे डांट लें। तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र मत करना, आरव सर के कहर से तुम्हें बचा करके मैं रखूंगी, मीनल ने इठलाते हुए कहा। मीनल की यह बात सुन करके अचानक से भूमिका को मीनल पर प्यार उमड़ पड़ा और वह अपनी सीट से उठ करके खड़ी हो गई और उसने मीनल को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखें भर आई थी, क्योंकि मीनल की वजह से वह वहां से निकलने की हिम्मत जुटा पाई थी और उसी की वजह से ये जाब भी इसे मिली थी। सच्चे मायनों में मीनल उसकी कुछ ना होते हुए भी उसकी बहुत कुछ थी। अरे क्या हुआ मेरी जान, ब्रेव गर्ल को तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हारी हर तरफ से हेल्प करूंगी, तुम चिंता मत करो भूमिका। मीनल ने भूमिका की पीठ थपथपाते हुए कहा। अब चलो काम करते हैं, क्या पता वो खड़ूस हम लोगों पर नज़र रख रहा हो और आ करके फायर हो जाए, उसका कुछ भी भरोसा नहीं है, मीनल ने फ्लो में बोल दिया। मीनल
फिर से तुम शुरू हो गई। अभी अभी क्या कहा था? भूमिका ने मीनल को आंख दिखाई। अरे सॉरी, वो क्या है ना, आदत पड़ गई है ना, अब जाते जाते जाएगी। मीनल ने अपनी दांतों तले अपनी जीभ दबा करके कहा। चलो काम करते हैं, आओ बैठो, भूमिका मुस्कुराते हुए बोली और फिर दोनों काम करने लगी। एक हफ्ते राजी खुशी बीत गया। आरव रोज की तरह आता और ऑफिस देखता। उसका दिल करता कि वह भूमिका को बुलाए और उससे बातें करे, लेकिन उसकी झिझक थी कि उसे रोक देती थी। और तो और जब कभी उसके पास भूमिका को बुलाने का मौका भी होता तो न जाने क्यों वह भूमिका से ना कह करके मीनल को कहता और मीनल को भी भूमिका को समझा देने का जिम्मा सौंप देता। शायद उसका खुद का ईगो ही उसे भूमि से बात करने से उसे रोक देता था। और तो और उसके अंदाज और उसके हाव भाव में भी विशेष परिवर्तन नहीं आया था। वह अब भी उसी अना और उसी अकड़ में रहता था जैसे पहले था। यह बात भूमिका को कहीं ना कहीं पिंच भी कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आरव ऐसा नहीं है जैसा अब हो गया है। वो कैसे भूल सकती है उस आरव को जो उसे ट्रेन में मिला था, जो उसके साथ शरारतें कर रहा था, जो उससे शादी में मिला था, उसके साथ हंसी मजाक कर रहा था और खिलखिला करके हंस रहा था और किसी सिरफिरे की तरह उसके आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। उस आरव और इस आरव में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन वह ज्यादा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 5 में। कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 5 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।